दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर जंग और सियासत का खेल तेजी से बदल रहा है। गजा, इसराइल, ईरान, यमन, लेबनान, रूस, यूक्रेन और अब रोमानिया तक हर तरफ जंग की साजिशें और आरोपों की आंधी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों दुनिया में चल रही जंग से जुड़ी कई बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आई हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूं दोस्तों। लेकिन जो लोग लाइक नहीं करते उनसे मेरी यही शिकायत है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आती हूं तो एक लाइक तो आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करिए। और एक और गुजारिश कि कमेंट में आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। यूक्रेन ने चुकाई युद्ध की बड़ी कीमत, 1 लाख से ज्यादा सैनिक शहीद या लापता। जेलेंस्की पर उठे गंभीर सवाल। रूस ने किया नए हथियार का टेस्ट, पश्चिमी देशों को सीधा संदेश, हमसे उलझोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। रोमानिया के चुनावों में रूस पर लगा हस्तक्षेप का आरोप, अमेरिका ने जताई चिंता, रूस ने किया आरोपों को खारिज। गजा में कैदियों की अदला बदली पर इसराइल और हमास के बीच समझौते की उम्मीद, क्या सीजफायर पर अब बनेगी बात। गजा में इसराइल का असली प्लान आया सामने, गजा से फिलिस्तीनियों को निकालने की योजना पर बेन गुवीर ने दिया बड़ा बयान, कहा गजा में ईंधन रोकने की तैयारी। ब्रिटेन में नेतन्याहू के खिलाफ बना म्यूरल, गजा में युद्ध अपराधों पर गिरफ्तारी की मांग। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स पर बड़ा आरोप, गजा में इसराइल के लिए 1 साल से कर रहा जासूसी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों आज सबसे पहले आपको रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबर दिखाना चाहती हूँ। यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति पर देश को युद्ध में झोंकने के आरोप लगते आए हैं, ये आप सभी जानते हैं। युद्ध में यूक्रेन का क्या हाल है ये भी आप जानते ही हैं। अब यूक्रेन के सैनिकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि यूक्रेन के 1,05,000 फौजी या तो मारे गए हैं या गायब हैं। जी हाँ, सीनियर पत्रकार यूरी बुटोसोव का दावा है कि यूक्रेन के 1,05,000 फौजी या तो शहीद हो चुके हैं या गायब हैं। इसमें से 70,000 फौजियों की शहीद होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 35,000 लापता बताए जा रहे हैं। अब सोचिए ये आंकड़े कितने बड़े हैं दोस्तों। इससे पहले द इकोनॉमिस्ट ने ये रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन के 60,000 से 1 लाख सैनिकों की जान गई है, लेकिन यूक्रेन के सदर जेलेंस्की इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इल्जाम लगाते हैं। जेलेंस्की का कहना है कि आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। उनका ये दावा है कि ये संख्या 80,000 से भी कम है। सवाल ये उठता है कि इन आंकड़ों का सच क्या है। आखिर जंग में किससे फायदा हो रहा है और किसका नुकसान। क्या इन जवानों की कुर्बानी सिर्फ एक सियासी खेल का हिस्सा है और 35,000 सैनिक गायब कैसे हो सकते हैं? क्या ये आंकड़े जेलेंस्की दुनिया से, अपने देश की आम जनता से छुपा रहे हैं ताकि जंग को सही ठहराया जा सके? अगर 70,000 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं तो ये आंकड़े इंसानी त्रासदी को दिखाते हैं दोस्तों। जंग में सिर्फ जमीन नहीं, इंसानी जिंदगियां भी खोती हैं। यूक्रेन जंग से आए ये ताजा आंकड़े सुनकर हैरानी होती है दोस्तों। ये सोचने वाली बात है कि क्यों इतनी जान जाने के बाद भी जेलेंस्की रूस से भिड़े हुए हैं। दूसरी तरफ रूस लगातार अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है दोस्तों। खबर है कि रूस ने ओरेशनिक नाम का हथियार टेस्ट किया है। रूसी वजीर खारजा यानी कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ये कहा है कि इस टेस्ट का मकसद पश्चिमी देशों को ये संदेश देना, ये मैसेज देना है कि रूस अपने मफादात यानी कि हितों की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएगा और किसी भी हद तक जाएगा। लावरोव ने टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में साफ किया है कि रूस यूक्रेनी आवाम को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखता है। वो हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस कभी इंसानों की जान लेने के मकसद से आगे नहीं बढ़ा। इसके उलट
लावरोव ने रूस की हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रही है। मतलब ये कि रूस का मकसद कभी लोगों को मारना नहीं रहा, लेकिन यूक्रेनी सरकार ऐसा कर रही है। अब बात करते हैं रोमानिया की दोस्तों। रोमानिया जो नाटो का हिस्सा है और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद है, वहां रूस पर सियासी दखलंदाजी के इल्जाम लगे हैं। रोमानिया की सुरक्षा परिषद ने रिपोर्ट्स में खुलासा किया है कि रूस ने वहां के चुनावों में एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट उम्मीदवार क्लीन जॉर्जेस्कू को सपोर्ट किया, उनके पक्ष में प्रचार किया, जिससे ये उम्मीदवार पहले राउंड में जीत गया। अब रविवार को दूसरे राउंड में उनका मुकाबला रिफॉर्मिस्ट उम्मीदवार एलेना लास्कोनी से होगा। रोमानिया के सदर ने रिपोर्ट्स को डिक्लासिफाई करते हुए कहा है कि अब रूस नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक के मुल्कों में माहौल और चुनावी एजेंडे बदलने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के बाद अमेरिका और कांग्रेस के सदस्यों ने रोमानिया के राष्ट्रपति चुनावों में रूसी हस्तक्षेप पर चिंता जताई है। हालांकि रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने यह कहा है कि अमेरिका अक्सर अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के निराधार आरोप लगाता है, जो उनकी कॉलोनियल मेंटालिटी को दिखाता है। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। कैदियों की अदला बदली और गजा के लोगों के लिए नई योजनाओं की खबरें चर्चा में हैं। इस्राएली अखबार इस्राइल हायोम की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले हमास और इस्राइल के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता होने की संभावना है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हाल ही में हमास की तरफ से थोड़ा लचीलापन दिखाया गया है, जिससे इस्राइल में कॉशियस ऑप्टिमिज्म का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, इस्राइल हायोम के मुताबिक इस्राइल का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसकी अगुवाई सैन्य सचिव ने की, कल रूस गया। वहां गजा में कैदियों की अदला बदली और सीरिया के हालात पर चर्चा हुई है। गजा में युद्ध और शांति की पॉसिबिलिटीज के बीच एक नई डिप्लोमेटिक पहल देखने को मिल रही है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकोफ इस्राइल और कतर का दौरा कर रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकोफ ने इस्राइल और कतर का दौरा किया है। उनका मकसद गजा में संघर्ष यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच युद्ध विराम, सीजफायर की कोशिश करना और बंधकों की रिहाई इंश्योर करना है। विटकोफ ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। कतर ने इस प्रस्ताव में अहम रोल निभाया है। पहले ये कहा जा रहा था दोस्तों कि कतर ने मेडिएशन का काम रोक दिया था, लेकिन अब वो फिर से एक मेन मेडिएटर के तौर पर अपना रोल निभा रहा है। कतर अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर गजा और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश में शामिल है, लेकिन अब तक कोई ठोस रिजल्ट हालांकि दोस्तों नहीं निकला है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, हमास के नेगोशिएटर्स जल्द ही कतर की राजधानी दोहा जा सकते हैं, ताकि एक नई पीस टॉक का यानी कि शांति वार्ता का दौर शुरू हो सके दोस्तों। इस्राइल का गजा डील पर क्या रुख है वो भी आपको बता देती हूँ। इस्राइल के मंत्री मिकी जोहार ने कहा है कि वो उस डील का समर्थन करेंगे जो इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने रखेंगे। इस्राइली मंत्री मिकी ने ये बयान दिया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत सावधानी से डील को आगे बढ़ा रहे हैं। वो डील को लेकर गंभीर है, वो इसे खत्म करना चाहते हैं। हालांकि जोहारी ने यह भी साफ किया कि सरकार के भीतर कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनसे कोई सहमत नहीं है, जैसे युद्ध खत्म करना या कुछ इलाकों से सेना हटाना। जोहारी ने कहा है कि सरकार किसी भी शर्त पर युद्ध खत्म करने या कुछ इलाकों से वापसी के लिए राजी नहीं है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर से वापसी भी अगर होगी तो वो अस्थायी होगी, यानी कि दोस्तों पूरी तरह से वापसी नहीं होगी, कुछ समय के लिए वापसी होगी। दोस्तों, कई देश शांति समझौते के प्रयासों में लगे हैं, लेकिन इस्राइल का मकसद फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बाहर निकालना है। ये बात लगातार आपको बता रही हूं और अब खुद इस्राइल के नेता इस बात पर मोहर लगा रहे हैं दोस्तों। अभी तक हमास का बहाना बनाकर फिलिस्तीन के लोगों को उनकी जमीन से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था इस्राइल के द्वारा, लेकिन अब खुलकर वो अपना मकसद दिखा रहा है।
ये बात साफ हो गई है कि हमास तो बस बहाना है, असली मकसद तो फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बाहर निकालना है। खबर यह है कि इस्राएल के मंत्री इतमार बेन-गुवीर ने गाजा को लेकर एक योजना पेश करने की बात कही है। इतमार बेन-गुवीर ने अखबार मारिफ को बताया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक योजना पेश करेंगे। इस योजना में दो मुख्य बातें यानी कि दो इंपॉर्टेंट अहम बातें शामिल है। पहली बात यह है कि गजा के लोगों को वहां से बाहर जाने के लिए इनकरेज करना, और दूसरी बात यह है कि गजा में यहूदी बस्तियों का निर्माण करना, यानी कि यहूदियों को बसाना गजा के अंदर। बेन-गुवीर का कहना है कि ये योजना नैतिक और तार्किक है और इससे गजा के लोगों और इसराइल दोनों को फायदा होगा। उन्होंने दावा किया है कि गजा के लोग अपनी मर्जी से वहां से जाएंगे। मर्जी से जाएंगे या इसराइल मजबूर करेगा, वो बताने की मुझे दोस्तों जरूरत नहीं है। इसराइल का मकसद पूरी तरह से साफ हो गया है बेन-गुवीर की इन बातों से। दोस्तों इसराइल कितना ज्यादा क्रूर है ये बातें आपको पता ही है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लगातार इसराइल की क्रूरता की खबरें सामने आती रही है और एक बार फिर से इसी तरह की एक खबर है दोस्तों। इसराइली सेना के रेडियो के मुताबिक मंत्री बेन-गुवीर ने यह कहा है कि गजा में ईंधन यानी कि फ्यूल सप्लाई तब तक रोक देनी चाहिए जब तक हमास झुककर घुटनों पर आकर ये ना कहे कि बंधकों को ले जाओ और ईंधन लाओ। अब सोचिए दोस्तों, ये एक तरह से आम लोगों के लिए इसराइल का जहर ही तो है, क्योंकि फ्यूल एक ऐसी चीज है जिस तरह के हालात इस वक्त गजा में है वो वहां पर बहुत जरूरी है। अस्पतालों में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। गजा में इसराइल हर तरह से अपनी क्रूरता दिखा रहा है, खाने पीने और जरूरी सामान जाने नहीं दे रहा है, और फ्यूल रोकने की बात हमास को झुकाने के बहाने आम जनता पर एक और अत्याचार ही है दोस्तों। इन सब के बीच इसराइल का विरोध दुनिया भर में हो रहा है, जिसकी तस्वीर लगातार आपको मेरी टीम और मैं दिखा रही हूं दोस्तों। अब एक और विरोध की तस्वीर ब्रिटेन से सामने आई है, और ब्रिटेन के बार्मिंघम शहर में एक म्यूरल बनाकर इस्राएली वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस म्यूरल में नेतन्याहू पर गजा में युद्ध अपराधों और इंसानी हकों की पामाली यानी कि उल्लंघन का इल्जाम लगाया गया है। यह म्यूरल एक पैगाम है कि दुनिया इसराइल के गुनाहों पर चुप नहीं बैठ सकती। एक तरफ ब्रिटेन में इस तरह के कदम उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन गजा में जासूसी कर इसराइल को जानकारी दे रहा है। एक तहकीकात यानी कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने पिछले 1 साल से गजा के ऊपर जासूसी विमान उड़ाना शुरू किया है। इन जासूसी विमानों से हासिल होने वाली मालूमात इसराइल को दी जा रही है ताकि गजा पर बमबारी और ऑपरेशंस किए जा सके। ये जंग सिर्फ हथियारों की सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की खुफिया मदद भी इसराइल के जुल्म को बढ़ावा दे रही है दोस्तों। ब्रिटेन पहले से ही इसराइल को घातक हथियारों की सप्लाई करता रहा है। इन हथियारों का इस्तेमाल गजा में फिलिस्तीनियों पर किया जाता रहा है, जहां लोग पहले ही नाकाबंदी और जंग के हालात में फंसे हुए हैं। इस मसले पर तहकीक करने वाले पत्रकार इवान केसिक ने बताया कि ये एक बड़ा और खतरनाक खुलासा है। उनके मुताबिक ब्रिटेन इसराइल को न सिर्फ सैन्य मदद दे रहा है, बल्कि खुफिया जानकारी देकर इसे जनसंहार में बदलने का भी हिस्सा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिसकी चर्चा कम हो रही है। गजा पर इसराइल की बमबारी से अब तक हजारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। खुफिया जानकारी और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से गजा में जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है दोस्तों। अब बात सीरिया के हामा शहर से आई बड़ी खबर की करते हैं दोस्तों। सीरियाई सेना ने हामा शहर से अपनी तैनाती हटा ली है ताकि शहरी युद्ध से बचा जा सके और नागरिकों की जान की हिफाजत की जा सके। दोस्तों, हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने कई सरकारी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सेना ने कहा है कि आतंकवादियों के साथ हुए भीषण संघर्ष में कई जवान शहीद हुए, लेकिन आतंकवादियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दोस्तों, सीरियाई फौज मिसाइल और तोपखाने की मदद से उत्तर पश्चिमी इलाकों में आतंकवादियों से भिड़ रही है। सीरिया और रूस के संयुक्त हवाई हमले यानी कि जॉइंट हवाई हमले इदलिब प्रांत के दक्षिणी हिस्से में जारी हैं, जहां आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं।
सीरिया और रूस की संयुक्त हवाई हमले की रणनीति से इदलिब प्रांत में आतंकवादी पर भारी प्रहार हुआ है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी ने भारी प्रहार किया है। सेना ने यह बताया है कि पिछले एक हफ्ते में करीब 2000 आतंकियों को मार गिराया गया है। वेस्ट एशिया मामलों के तजुर्बेकार रेजा सदर अल हुसैन ने इसे अमेरिकी और इसराइल की साजिश बताया है। दोस्तों, प्रेस टीवी की एक खबर के अनुसार उन्होंने ये बताया कि सीरिया में आतंकवाद की नई लहर अमेरिका और इसराइल की उन साजिश का हिस्सा है जिनका मकसद मिडिल ईस्ट को अस्थिर करना और प्रतिरोधी ताकतों को कमजोर करना है। उन्होंने इस बात पर भी भरोसा जताया है कि सीरिया ईरान की मदद से संकट का सामना कर सकता है। 2012 से 2015 के अनुभव का हवाला देते हुए विशेषज्ञों का यह कहना है कि सीरिया इस संकट का सामना करने में कामयाब होगा। ईरान ने भी भरोसा दिलाया है कि वो सीरिया को हर जरूरी मदद देगा। दोस्तों, खबर यह भी है कि सीरिया में अल रस्तान और तलबीसा शहरों पर कब्जा करने के बाद अब आतंकी होम्स शहर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। होम्स में दाखिल होने से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आतंकी नई साजिशें अब रच रहे हैं। सीरियाई फौज हर तरह से तैयार है इस खतरे को जल्द से जल्द रोका जाए ताकि रोका जा सके। दोस्तों, सीरियाई फौज ने यह वादा किया है कि वो आतंकियों के हर हमले को नाकाम करेगी और खोए हुए इलाकों को वापस लेगी, वापस जीतेगी। दुनिया के ये हालात यकीनन सबके लिए फिक्र का मौजू है। गजा में इसराइल की जंग, सीरिया में आतंक और ताकतवर मुल्कों की साजिशें इंसानियत के लिए खतरा हैं। आपका इस पर क्या ख्याल है, क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को लगे हाथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।